स्टार्ट। कब से शुरू कर रखा है यार? चले देख आप कैसे शुरू कर रखा है। जैसे हम बच्चों का प्रसार नाम मान नाम बताओ, वो सब जानते हो। ये एक बड़ी जी 10 दिन हमारे नाम है पढ़ाई। देखो आज हम आपको चलिए, जय सिया राम प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने, आपका अपना डॉक्टर तुषार आर्या। और आज से हम लोग बहुत कोशिशों के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्लास। और इस क्लास में हम लोग या इस सीरीज में हम लोग सेमेस्टर 4 में से संबंधित है ज्योग्राफी का पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये पहला क्लास है तो इसलिए आज हम सबसे पहले यही पढ़ने का प्रयास करेंगे या आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि आप लोग हमारे भारत के भविष्य निर्माता हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीए के छात्रों के लिए यह ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले आज पहला सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले क्लास में हम लोग समय न गंवाते हुए सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पूरे सिलेबस को यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल के सिलेबस को मुख्यतः 8 यूनिट में बांटा गया है। और इन 8 यूनिट के अंतर्गत अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। तो आपके सामने दिख रहा है टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी सेमेस्टर 4th। और सेमेस्टर 4th में चलता क्या है आपका आर्थिक भूगोल, जो कि भूगोल का ही एक पार्ट है। हालांकि जैसा आप लोग जानते हैं कि भूगोल के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, मानव भूगोल आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा। और अब थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ा। फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग मानव भूगोल का ही एक पार्ट है आर्थिक भूगोल, इसको पढ़ने का प्रयास या समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करें हम लोग, तो यूनिट फर्स्ट में ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लिखे गए हैं इंग्लिश में। और हिंदी वाले बच्चे यानी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में समझने में समस्या हो रही है, वो हमारी बात को ध्यान से सुनते रहें और हिंदी में नोट्स बनाते रहें। तो पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल का अर्थ। आर्थिक भूगोल का अर्थ अर्थात इसके अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक भूगोल है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, या आर्थिक भूगोल में ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल के सिद्धांत। यानी हर सब्जेक्ट हर विषय किसी न किसी कंसेप्ट या किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसी तरीके से आर्थिक भूगोल का भी कोई कंसेप्ट होगा या कोई सिद्धांत होगा। वो कौन कौन से सिद्धांत है जिसपे आर्थिक भूगोल कार्य करता है, वो कौन कौन से कंसेप्ट है जिसको लेकर आर्थिक भूगोल चलता है, उसी के बारे में चर्चा हम लोग आपके दूसरे टॉपिक में करेंगे। और उसके बाद तीसरा है अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल के उपागम, यानी कि कौन कौन से उपागम है या कौन कौन से अप्रोच है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जब क्लास वाइज चैप्टर वाइज पढ़ने लगेंगे तो विभिन्न प्रकार के उपागम जो आर्थिक भूगोल से संबंधित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट, एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड डरवेंट विटलसी। डरवेंट विटलसी जो कि जियोग्राफर का नाम है, और आपको इन्हीं के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। अर्थात पूरे विश्व में कितने कृषि प्रदेश हैं, इसको डरवेंट विटलसी जी ने अपने अनुसार बताया है और उन्हीं के अनुसार आपको पढ़ना है। कृषि प्रदेश एक छोटा सा शब्द है, एग्रीकल्चरल रीजन, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। सबसे पहले हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चरल रीजन क्या है। तो जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आपका यूनिट सेकेंड है। फर्स्ट यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ रिसोर्स, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्थात मुख्यतः आपको सेकेंड यूनिट में रिसोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं। रिसोर्स
जिसे बोलते हैं हम लोग संसाधन। तो सबसे पहले संसाधन के अर्थ क्या है, संसाधन का कंसेप्ट क्या है, संसाधन का वर्गीकरण अर्थात संसाधन कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से संसाधन विश्व में या मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए स्थानिक ऑर्गेनाइजेशन या स्थानिक संस्थाएं कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है इसके बारे में आप लोग पहले से सुने हैं, लेकिन आप एक शब्दों में समझ लीजिए, फिलहाल डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे ही कि मतलब कोई भी चीज हो जो मानव अपने लिए या अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है, वही संसाधन है या वही रिसोर्स है। तो सब मिला जुला के संसाधन के बारे में डिटेल में हम लोग यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट होगा यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। यूनिट थर्ड में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस। सबसे पहले इकोनॉमिक संगठन कौन कौन से या संस्थाएं कौन कौन सी है स्पेस से रिलेटेड। वर्तमान समय में स्पेस यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं, जिनका पूरा विश्व जो विकसित देश हैं वो अलग अलग तरीके से इसको अपनी इकोनॉमिक सुधारने में इसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से भारत भी इस समय वर्तमान समय में इसके बहुत ही बड़े व्यापार की तरफ बढ़ रहा है। तो स्पेस के इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्टिविटीज। फॉरेस्ट्री यानी कि आप लोग फॉरेस्ट का मतलब तो जानते ही हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल। उसके बाद फिशिंग, जंगल से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं भाई, लकड़ी, फल, फूल। इससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं। जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसी समय आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है, अर्थात वह सभी कार्य जो किसी भी प्रकार से लाभ के लिए किया जाता है वही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो फॉरेस्ट्री में जैसे आप कोई भी लकड़ी फॉरेस्ट में गए या फिर जंगल लगाएं, वन लगाएं, पेड़ लगाएं और उसकी लकड़ी को किसी भी माध्यम से आपने किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जिससे आपको आय की प्राप्ति हुई, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा। या फिर उससे फलों से जंगल से प्राप्त फल फूल को आप कहीं पर बेच कर भी आय का साधन बना सकते हैं। उसके बाद फिशिंग है, फिशिंग से आप लोग परिचित है। मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज है यानी खनन क्रियाएं, यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से माइनिंग यानी खनन किया जाता है। अब खनिज क्या है, खनन क्या है, इससे भी आप लोग परिचित हैं, हालांकि नहीं परिचित होंगे तो परिचित कराया जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 में मुख्य रूप से दो ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और वो टॉपिक है एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, अर्थात कृषि के प्रकार आप भी कह सकते हैं इसको, या कृषि में किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करके कृषि को विभिन्न प्रकार में कैटेगराइज किया गया है। तो कृषि टाइपोलॉजी पढ़ेंगे या एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड यूज मॉडल, यानी कि कृषि से संबंधित जो भूमि उपयोग हो रहा है, अर्थात कृषि करने के लिए किस तरीके की खेती किस स्थान पर करनी चाहिए, भूमि का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, उससे संबंधित अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए हैं और उन्हीं मॉडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें प्रमुख रूप से आपको पढ़ना है जेएनएच वान थ्यूनेन का मॉडल, जिन्होंने लैंड यूज अपना एग्रीकल्चरल लैंड यूज मॉडल दिया है। उसके बारे में हम लोग फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आपका है 5th यूनिट यानी कि यूनिट 5 या इकाई 5। इकाई 5 में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। अब इंडस्ट्री से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। इंडस्ट्री मतलब उद्योग। अब टाइप ऑफ इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री के प्रकार कौन कौन से हैं या कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं। फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपको लगाना है तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायित्व हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कि कहीं पर किसी भी प्रकार का फैक्ट्री लगा लेंगे। फैक्ट्री लगाते वक्त आपको विभिन्न चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि आपको वहाँ पर रॉ मटेरियल की उपलब्धि हो, यानी कच्चे माल की उपलब्धि हो, जिस चीज़ की आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिस चीज़ की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करते हैं,
इसके बारे में हम लोग यूनिट 5 के सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री भारत में या विश्व में कहाँ कहाँ पर प्रमुख इंडस्ट्री है और इनके लोकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, इनके लिए कौन कौन सा कच्चा माल या कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है काटन, टेक्सटाइल्स एंड शुगर इंडस्ट्री, यानी कि काटन, टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री के लोकेशन को क्या क्या प्रभावित करता है, और भारत में ये मुख्य रूप से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ेंगे या इंडिया के संदर्भ में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब इंडस्ट्री भारत में किस स्थान पर कितना महत्वपूर्ण है और किन रूपों में विद्यमान है। लास्ट में आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ना है, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, और उस सिद्धांत में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अल्फ्रेड वेबर जी का, तो इस सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए कौन कौन से सिद्धांत है या किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो अल्फ्रेड वेबर के अनुसार हम लोग यह सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 में ही आपको 2 ही टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले है वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन, सी रूट्स एंड मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, यानी कि आपको यूनिट 6 में मुख्य रूप से परिवहन के बारे में पढ़ना है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, अर्थात अगर आप किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगा लेते हैं तो आपको उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कहते हैं। तो उद्योग में मुख्यतः या ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन केवल 2 माध्यमों से होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक आपका है रेलवे और दूसरा आपका है सी, पोर्ट्स की मदद से, शिप की मदद से एक देश से दूसरे देश पर इंडस्ट्रियल जो सामान है वो पहुँचाए, इंडस्ट्रियल जो कह सकते हैं मटेरियल है वो पहुँचाए जाते हैं, क्योंकि और किसी माध्यम से अगर आप उद्योग से संबंधित ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें आपका समय भी ज़्यादा जाएगा और उसमें आपका खर्च भी ज़्यादा आएगा। बाय रोड्स आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। इसीलिए अब आपको वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन को समझने के बाद जो मेजर सी रूट्स हैं और जो मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं, इनके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कौन कौन से रेलवेज हैं जो उद्योगों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कौन कौन से सी रूट्स हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग देशों में उद्योग का विकास कर रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट इसी में आएगा यूनिट 7। यूनिट 7 में अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः एक ही टॉपिक है, वो है WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, यानी कि अब सभी उद्योग आप लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री की स्थापना कर रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? इकोनॉमी के लिए, यानी कि अर्थ के लिए। जैसा कि कहा गया है भाई कि अगर आपको इस जीवित अर्थ पर रहना है तो आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो सारे कार्य आप उन्हीं चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की देख रेख के लिए एक संस्था का निर्माण हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे विश्व में व्यापार किस तरीके से होगा या व्यापार का क्या नियम होगा, यह कौन तय करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, इसके क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड्स है, क्या रुझान है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, अर्थात इस चैप्टर में हम लोग अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री या अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यानी व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यूनिट आपका होगा यूनिट 8। इसमें भी आपको मुख्य रूप से एक ही टॉपिक पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देशों पर क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का आपके डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देशों पर क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग यूनिट 8 में या लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे।
हालांकि जैसा आप लोग देख रहे हैं यूनिट 7 और यूनिट 8 में एक एक टॉपिक है, लेकिन इन एक एक टॉपिक को समझने के लिए आपको पीछे के सारे टॉपिक समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको जो छोटे छोटे टर्म हैं इंडस्ट्री से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित या इकोनॉमिक्स से संबंधित, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या प्रभाव डालता है विकासशील देशों पर? केवल विकासशील देशों पर ही ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसी पे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि बीए सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग अब इसी सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ भी सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार से मटेरियल उपलब्ध भी कराया जाएगा या पीडीएफ के फॉर्म में भी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। मस्त रहिए। यार गर्मी हो जाता जी। क्या हुआ? अच्छा पढ़ा नहीं